हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल है जी, मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज मौज मस्ती के साथ हम पहुंच चुके हैं लास्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक, जिसका नाम है चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। क्या बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। जी हाँ, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मजेदार चैप्टर है, एक्चुअली कुछ हिस्ट्री वाला चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के मौज मस्ती के साथ चैप्टर को शुरू कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। 18वीं सेंचुरी आते आते जो एम्पायर थे ना, उनकी क्राइसिस होने लगी थी, एम्पायर ही नहीं बचे थे। क्यों? पढ़ेंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो, पढ़ते हैं। सो बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी मुगल एम्पायर वाज श्रिंकिंग, बहुत ही छोटा हो रहा था। देयर आर वेरियस फैक्टर। अब क्या थे ये पढ़ो, क्वेश्चन आएगा पक्का। क्या फैक्टर थे जिससे वेरियस? पहला, एम्परर औरंगजेब हैड डिप्लीटेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन डेक्कन। डेक्कन में एक बहुत ही 10-15 साल की लंबी लड़ाई की वजह से औरंगजेब ने क्या करा था, बहुत सारे पैसे गवाए, बहुत सारी मिलिट्री गवाई और बहुत सारा टाइम गवाया। दूसरा, उसके सक्सेसर्स जो थे, द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। अब जो उसके सक्सेसर थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, उनका इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब राजपाट जो था, वो सही से नहीं चल पाया। पीजेंट और जमींदारी रेबेलियंस इन मेनी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। तो बहुत सारे जो पीजेंट थे, जमींदार थे, वो उन्होंने रेबेलियन कर दिया था औरंगजेब सरकार के खिलाफ। In the midst of economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense of wealth. तो इस सब नौटंकियों के बावजूद बेचारा इतना दबा हुआ राजा औरंगजेब एक दूर से ईरान से आया नादिर शाह, लूट के ले गया पूरा दिल्ली को और हालत हो गई डाउन, पूरे दुखी एक हो गए। द एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाय कॉम्पिटिशन अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स फ्रॉम फ्रैक्शंस, द ईरानीज और तुरानीज। ईरानीज और तुरानीज जो बाकी ग्रुप थे, उनमें लड़ाई होने लग गई कि भाई दिल्ली तो वैसी कमजोर है, क्यों ना हम ही अटैक कर देते हैं। बट फिर हुआ क्या? एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स निकल के आए। थ्रू द 18th सेंचुरी मुगल एम्पायर ग्रेजुअली डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स। हुआ क्या? मुगल एम्पायर जो पहले एक सेंट्रिक था, अब वो डिवाइड हो गया था इंडिपेंडेंट छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स में। ब्रॉडली दीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। 3 थे। कौन कौन से? स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंस, वो स्टेट्स जो कि पुराने मुगल प्रोविंसेस हुआ करते थे, जिसमें मेन नाम कौन से आते हैं? अवध, बंगाल और हैदराबाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम थे। दूसरे, स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर्स। दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज। नाउ व्हाट इज दिस? देखो, कुछ ऐसे स्टेट थे जो मुगल टाइम पे भी पूरी तरह से मुगल के अंडर थे, बट विद इंडिपेंडेंस थे। ये कौन लोग थे? ये वो मुगल, ये वो राजपूत के वो लोग थे, राजा, जो पहले खुद ही आ गए थे मुगल्स के पास कि सर आप महान हैं, हम आपके अंडर काम करने को रेडी हैं, बस आप राजा हमें बने रहने दीजिए। तो वही लोग थे। अब इनका ग्रुप हो गया था। तीसरे कौन थे? स्टेट्स अंडर कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख एंड अदर लाइक जाट। दीज हैज सीज्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल आफ्टर लॉन्ग ड्रॉन आर्म्ड स्ट्रगल। तो अब ये टाइम वैसी था कि मुगल बेचारे वैसी वीक चल रहे थे। तो जो बेचारी जहां लड़ाइयां चल रही थी, जहां मराठा, सिख और अलग जाट कम्युनिटी जहां लड़ाइयां चल रही थी, फाइनली वो लड़ाई अपनी जीत गए थे और उनके एरियाज अब अलग हो गए थे। पर बात करते हैं सबसे पहले द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस की। तो हैदराबाद की कहानी क्या है? हैदराबाद में क्या स्टोरी है? अब बहुत ही ध्यान से सुनना, यहां से एक्चुअली हिस्ट्री जो होता है ना, इंटरेस्टिंग जो हिस्ट्री, वो यहीं से शुरू होती है। तो हैदराबाद को सबसे पहले फाउंड करा था निजामुल मुल्क असफ जाह ने 1724 में। वॉज पावरफुल मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ फर्रुखशियार। फर्रुखशियार जो मुगल एम्परर था, किसके बाद था ये फर्रुखशियार जितने भी एम्परर हैं, ये सब औरंगजेब के बाद की बात चल रही है, राइट? तो उस टाइम पे एक पावरफुल मेंबर था कोर्ट का, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। इन्होंने हैदराबाद को फाउंड करा था। आसफ जाह ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया से इन्होंने स्किल्ड सोल्जर्स उठाए और एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि मंत्रीगण उठाया और ले चले अपने एक नए एरिया में, जिसका नाम रखा हैदराबाद। ये अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर। मनसबदार उन्होंने अपॉइंट कर दिए लीडर, और उनको सैलरीज देनी शुरू कर दी, जागीर। The state of Hyderabad was constantly engaged in the struggle against the Marathas to the west and with independent Telugu warrior chiefs, Nayaks of the plateau. तो लगातार इस स्टेट की बेचारी की लड़ाइयाँ, स्ट्रगल चलता ही रहा। एक तरफ मराठा से था तो दूसरी तरफ तेलुगु वॉरियर चीफ जो थे, नायक कहते थे, ठीक है? तो ये हो गया हैदराबाद। अब बात करते हैं अवध की। इनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, पक्का बता रहा हूँ। अवध को फाउंड करा था बुरहान उल मुल्क साअदत खान ने। तो अवध वॉज अ
प्रॉस्पेरस रीजन, अमीरों का रीजन, पॉश एरिया था, कंट्रोलिंग द रिच एलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। क्यों रिच था? क्योंकि इनके पास एलुवियल गंगा प्लेन था जहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती थी, तो खूब सारा टैक्स आता था, एंड मेन ट्रेड रूट था ये नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच का, यहीं से निकलता था, तो इसका भी टैक्स आता था। सादत खान ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन। सादत खान ने पूरी कोशिश करी मुगल इन्फ्लुएंस को डिक्रीज करने की। ही रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट्स टू वैकेंट पोजीशन। उसने चालाकी करी मुगल्स के साथ। द स्टेट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर कॉल्ड इजारादार्स। अब ये इन्होंने क्या करा, एक नया सिस्टम निकाला, इजारेदारी। मुगल तो ये तो चाहता ही था, जो सादत खान थे चाहते थे मुगल एम्पायर कम हो जाए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जानबूझ के उनकी सैलरी कम कर दी, जागीर कम कर दी लोगों की, वो छोड़ के भाग गए, और उसके बाद अपने बंदे लगा दिए उन पोजीशन पे। और वहीं पे द स्टेट सोल्ड द राइट, स्टेट ने क्या करा, टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट उनके पास था वो बेच दिया। किसको? हाईएस्ट बिडर। उन्होंने क्या करा, बिड लगाई, भाई ठीक है बोली लगाओ, कौन सबसे ज़्यादा हमें पैसे देगा, और हमने जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा हम उसे ये राइट दे देंगे कि वो अब टैक्स कलेक्ट कर सकता है। तो उनको कहा गया इजारदार। ठीक है, अगला टॉपिक है बंगाल। बंगाल के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इधर भी पढ़ रहे हैं, पर ये तब हमने थोड़ा उसकी चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे उसकी लैंग्वेज आई, ये सब अब पढ़ते हैं हिस्ट्री। तो इसको फाउंड किया था मुर्शीद कुली खान ने। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, याद रखना, मुर्शीद कुली खान। ही वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दैट वेंट विद फॉर्मल सूबेदार ऑफिस। उसने बहुत जल्दी सारी पावर ले ली जो कि सूबेदार ऑफिस से फॉर्मली मिली थी। याद है आपको, मैंने बताया था सूबा अकबर ने बनाए थे, वही सब। ही कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। उसका मेन रोल क्या था? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स कैसे आएगा भैया वो बताओ। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार। बहुत ही स्ट्रिक्टली वहां से रेवेन्यू उठाया जाता था, भाई पैसे टाइम पे आने चाहिए, बाकी सब गया तेल लेने। अंडर द रूल ऑफ अली वर्दी खान 1740 से 56, 16 साल की इस जो टाइम स्पैन था, द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। तो बैंकिंग हाउस जो था जगत सेठ का, यानी कि उस टाइम का जो राजा के टाइम पे जो बैंकिंग हाउस था, मतलब ट्रेजरी थी, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई थी। अब बात करते हैं द वतन जागीर ऑफ द राजपूत। ठीक है, ये कौन से थे? ये वो थे, अभी हमने बात करी थी 3 अलग अलग टाइप के मुगल्स की। पहले कौन से? जो मुगल के मेन एरिया थे। दूसरे कौन से? जो वो लोग थे जो खुद ही आके मान गए थे और वो खूब इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे थे। अब उनकी बात करते हैं। मेनी राजपूत किंग्स वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर। क्या बोला मैंने? हुआ क्या था, राजपूत लोग खुद गए, उन्होंने बोला सर आप ठीक है मुगल, हम मुगल के अंडर आने को तैयार हैं, बट आप मुझे राजा रहने दो। तो ये वही लोग थे। ठीक है, तो ऑटोनॉमी थी, मतलब खुद रूल करते थे, बस नाम के लिए ये मुगल के अंदर थे। 18th सेंचुरी में दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन। 18th सेंचुरी आते आते मुगल तो हो गए लल्लू, इन्होंने सोचा यही मौका है, घेर लो आसपास का रीजन और बन जाओ फिर से बड़े राजा। तो इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर एक्चुअली आमेर होगा, वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। तो इस तरीके से ये दो वहाँ के गवर्नर थे। दे ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग पोजीशंस ऑफ पोर्शंस ऑफ इंपीरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन। तो अपने एरिया के आसपास वाले रीजन में इन्होंने कोशिश करी सीज करने की, मतलब लड़ाइयाँ करी। मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1740s चेक्ड देयर फ्यूचर एक्सपेंशन। बट हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने एक्सपेंशन कोशिश करी, वहीं से मराठा आके लग गए कि क्या बात कर रहे हो यार, हम हैं तो आओ हो जाए। तो इन दोनों के बीच में फिर एक स्ट्रगल चलता ही रहा। अब अगले आए सीजिंग इंडिपेंडेंस की बात करें तो सीज इंडिपेंडेंस को जो सीज करना था ना वो कैसे हुआ। 6 की बात करते हैं सबसे पहले। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी 6 बिल्ड रीजनल स्टेट पंजाब। उन्होंने अपना एक स्टेट बनाया पंजाब, जहाँ पे सारे पंजाबी लोग रहें, सिख लोग रहें, है ना, क्योंकि सबको ज़रूरत थी। जैसे बंगाल में कैसे लोग रहते थे, जो बंगाली बोलते थे, राइट, तो इस तरीके से उन्हें भी ज़रूरत थी। आफ्टर दैट सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल। अब लड़ाइयाँ हर तरफ चली रही थी, कहीं से मुगल अटैक कर रहे थे, कहीं से राजपूत। तो इसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह जो उस समय पंजाब के रूलर थे, उनको कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उनकी डेथ के बाद 1708 में द खालसा रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप। तो बंदा बहादुर की लीडरशिप में मुगल्स की अथॉरिटी के खिलाफ उन्होंने जो रेबेलियन अपना चलाया उसका नाम था खालसा मूवमेंट। बहुत पॉपुलर हुआ था। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड। उनको फांसी चढ़ा दिया गया था 1 साल बाद ही 1716 में।
द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू द जमुना बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। ये दिक्कत थी। महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स एंड एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। उसके बाद अगला पॉपुलर कौन आए थे? महाराजा रंजीत सिंह। इन्होंने सारे इन ग्रुप्स को यूनाइट करा, रीयूनाइट करा और लाहौर में अपनी कैपिटल बनाई। अब बात करते हैं मराठास की। तो शिवाजी सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर था, शिवाजी की तो बात करेंगे सबसे पहले। कार्व्ड आउट अ स्टेबल मराठा किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज, जिसमें से कौन थे? देशमुख्स। तो वीर शिवाजी की कहानी तो हम सब ने सुनी है। तो आखिर हुआ क्या था? वीर शिवाजी ने अपने पूरे शासनकाल में मराठास को इतना स्टेबल कर दिया था कि वो एक पावरफुल वॉरियर एम्पायर, मतलब पावरफुल किंगडम बन गया था। किनकी मदद से? अच्छी फैमिली देशमुख की मदद से। आफ्टर शिवाजी की डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वाज एक्सरसाइज्ड बाय अ फैमिली ऑफ चित्पवन ब्राह्मण्स हु सर्व्ड एज शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा। तो पेशवा बाजीराव, जो आपने देखी है ना पिक्चर, सबने देखी होगी ऑलमोस्ट। तो हुआ क्या था? शिवाजी के बाद कोई एक राजा का सिस्टम नहीं बना। हुआ क्या? एक फैमिली, पूरी जो फैमिली थी उनकी चित्पवन ब्राह्मण्स की, उनमें से एक एक सक्सेसर चूज किया जाता था एज अ बेस्ट जो होता था, और उसको पेशवा बनाया जाता था, यानी कि प्रिंसिपल मिनिस्टर। 1720 से लेकर 1761 के बीच में द मराठा एम्पायर दबा के एक्सपैंड हुआ। बाय द 1730s मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। अपने पीक पे आ गया था मराठा एम्पायर, और 1730 में पूरे डेक्कन पेनिनसुला के ओवरलॉर्ड हुए थे, यानी कि उनके अंडर में कई सारे राजा आ गए थे। द मराठास डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एज वेल। उन्होंने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना लिया था। न्यू ट्रेड रूट्स एमर्ज्ड विद इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय मराठास। नए ट्रेड रूट्स बनाए कि अब भाई बिजनेस इधर से होगा, कोई उधर से नहीं जाएगा, और उसका टैक्स भी देना पड़ेगा, तो बस वहीं से पैसा पैसा। जाट्स की बात करते हैं। द जाट्स कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। इन्होंने अपना जो ग्रुपिंग करी, पावर अपनी इकट्ठा करी, वो कब करी? 18th सेंचुरी शुरू होते होते। अंडर देयर लीडर कौन था? चूरामण। दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरीज सिचुएटेड इन टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली शहर के जो वेस्ट एरिया टेरिटरी है, वहां पे उन्होंने अपना डेरा जमाया। द जाट्स वर प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट। जाट्स की खास बात क्या थी? ये पैसे वाले जमींदार लोग थे, इनके पास पैसे थे अच्छे। द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इन द एरियाज अंडर जाट्स वर पानीपत एंड बल्लभगढ़। पानीपत और बल्लभगढ़ ये इनके मेन सेंटर थे। एंड एलो जी, इसी के साथ आपकी फुल एंड फाइनल हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर भी अपन ने खत्म कर दिया। बड़ा मज़ेदार, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। पूरा हमने खत्म करा मज़ेदार तरीके से। कमेंट करके बताना अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, तो अपना नाम ज़रूर लिखना। कुछ ना कुछ स्पेशल आपके लिए ज़रूर होगा, आई प्रॉमिस दैट। और वीडियो कैसी लगी, पूरी जर्नी कैसी लगी, वो ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मज़ेदार अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए यार। और मिलते रहेंगे फिर किसी नए सब्जेक्ट में, किसी नई क्लास में। आपको यहीं बने रहना है, ठीक है जी। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।